Good evening, student. After learning the oxygen dissociation curve, now in this video we will try to learn about the Bohr's effect. Bohr's effect is mainly responsible for transport of oxygen from lungs to the tissue, and carbon dioxide is the main factor responsible for triggering the Bohr's effect. So let's try to learn in detail about the mechanism of Bohr's effect. We have already learned about the oxygen dissociation curve. In oxygen dissociation curve, we have plotted the percentage saturation of hemoglobin against the partial pressure of oxygen, and we have a sigmoid curve in oxygen dissociation. So on this side we are having the percentage saturation of hemoglobin, and on this side we are having the partial pressure of oxygen. From this curve we have learned that the curve will get shifted to the right side whenever the oxygen will get dissociated from hemoglobin. ओके, सो इस कर्व के बारे में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट होती है जब भी ऑक्सीजन डिसोसिएटेड होता है हीमोग्लोबिन से. सो ये राइट साइड में जब कर्व शिफ्ट होगी तो इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का कम हो जाएगा ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इस कर्व को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए. तो वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे इस कर्व को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए वो थे इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, increase H positive ion concentration and increase temperature, and decrease pH and decrease partial pressure of O2. So ये बेसिकली 5 फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे कर्व को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए. Now how these factors are responsible to shift the curve on the right side, that means how these factors are responsible to dissociate the oxygen from hemoglobin, that we have to understand. हमें ये समझना पड़ेगा कि इन 5 फैक्टर की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे डिसोसिएट होता है. So if we speaking about the oxygen which is getting delivered to the tissue at the level of tissue, ये हमारी ब्लड कैपिलरी थी और यहाँ हमारा टिश्यू था जिसे नॉर्मल कंडीशन में आउट ऑफ द 20 ml पर डेसीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मल कंडीशन में दिस टिश्यू इज रिसीविंग 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. इसे 5 ml ऑक्सीजन मिल रहा था पर डेसीलीटर. ये जो ऑक्सीजन है जो टिश्यू को अवेलेबल हुआ वो सेल को अवेलेबल हो जाएगा, और सेल्स क्या करेंगे, तो सेल इस ऑक्सीजन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करेंगे. जैसे ही सेल सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के वजह से टिश्यू में सेल्स में CO2 प्रोड्यूस होगा. ये जो CO2 है वो अभी डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में. क्लियर? सो दिस ऑक्सीजन विच इज डिलीवर्ड टू द सेल्स और टिश्यू इज यूटिलाइज फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कारण बना CO2. ये CO2 डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में. सो जो वापस जाने वाला ब्लड है उसके अंदर CO2 चला जाएगा. नाउ इस ब्लड में जब CO2 डिफ्यूज होगा तो CO2 यहाँ पे कौन सी ऐसी रिएक्शंस ट्रिगर करेगा जिसके वजह से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और छूटना शुरू होगा. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट. बोहर्स इफेक्ट क्या है कि ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ, अब इस CO2 के कारण हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और ज़्यादा पैमाने पे निकलना शुरू होगा. क्लियर? बिकॉज हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन मिलता है टिश्यू को, और एक्सरसाइजिंग कंडीशन में 15 ml ऑक्सीजन मिलता है. तो जितना ज़्यादा CO2 बनेगा उतना ज़्यादा टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज होगा. ये कैसे होगा? सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग
वी हैव टू मैग्नीफाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक आरबीसी को मैग्नीफाई करेंगे। सो इफ वी मैग्नीफाई वन आरबीसी, दिस इज अ टिपिकल डम्बेल शेप आरबीसी विच इज प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो यहाँ जो आरबीसी है उसको हमने मैग्नीफाई किया। इस आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दिस आरबीसी इज प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरी। सो लेट मी ड्रॉ द ब्लड कैपिलरी लाइक दिस। दिस इज अ ब्लड कैपिलरी in which this RBC is particularly present and this CO2 is getting diffused at this point. So ये CO2 अभी ब्लड में आ गया। क्लियर फॉर दिस थिंग। ये CO2 ब्लड से यहाँ पे तो ब्लड प्लाज्मा है, सो प्लाज्मा और RBC के अंदर भी चला जाएगा। क्लियर। सम ऑफ द CO2 will get dissolved in plasma and some of the CO2 will enter inside the RBC. Now this CO2 which is entering inside the RBC will handled by an enzyme carbonic anhydrase। और ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करेगा, तो ये जैसे ही इमेजिन करो कि ये CO2 एक मेहमान है जो RBC के घर में आया। तो CO2 मेहमान है, तो मेहमान जब भी हमारे घर में आते हैं तो हम मेहमान को पानी पिलाते हैं। ये पानी पिलाने का काम किसका है, तो वो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज का। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो CO2 की रिएक्शन करवाता है वाटर के साथ। सो एज सुन एज दिस CO2 विल गेट एंटर इनसाइड द RBC, दिस CO2 विल रिएक्ट विथ H2। और ये जो रिएक्शन है ये किसने कैटर की, तो एक एंजाइम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग दिस एंजाइम लाइक दिस। सो this is the fastest enzyme. Okay, this enzyme is called as carbonic anhydrase. Clear? So this is carbonic anhydrase enzyme which is responsible for the reaction between CO2 and H2। ये जो रिएक्शन हुई इसके कारण ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके कारण जो कंपाउंड बनता है वो बनता है H2CO3। ये है कार्बोनिक एसिड। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कार्बोनिक एसिड और ये जो एंजाइम है वो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। सो दिस इज अ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम which will act as a receiver for CO2 and it will cater the reaction between CO2 and H2। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुई उसके वजह से कंपाउंड तैयार हुआ जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है और इसके वजह से ये स्प्लिट हो जाता है। जैसे ही बनता है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू HCO3 नेगेटिव दैट आर द बाइकार्बोनेट आयन and H positive that are the protons। Clear? So CO2 RBC के अंदर आया, RBC के अंदर आने के बाद उसने पानी के साथ H2O के साथ रिएक्शन की। ये रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये रिएक्शन जो है वो बाहर भी होती है प्लाज्मा में, लेकिन RBC के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से इस रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे हमने कहा कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। सो ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है और इसकी वजह से रेट काफ़ी बढ़ जाता है। कंपाउंड तैयार होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, कार्बोनिक एसिड टूट जाता है इनटू H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयंस। HCO3 नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट आयन एंड दीज आर द प्रोटॉन्स। यानी जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस RBC के अंदर तैयार होंगे। इसी का ये रीज़न है कि जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना कम pH होगा। क्लियर फॉर दिस थिंग। सो डायरेक्ट रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड में और H पॉजिटिव में। एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है। क्लियर। नाउ ये जो H पॉजिटिव आयंस RBC के अंदर बने, इनके वजह से RBC के अंदर की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है।
ये बढ़ी हुई एसिडिटी कम करने के लिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल एक्ट एज बफर। एट प्रेजेंट हमारा जो बहुत ही खूबसूरत हाइपोथेटिकल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो हमने बनाया था वो कुछ इस तरीके से आरबीसी के अंदर दिखता है कि ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एट प्रेजेंट ही इज़ वेरी हैप्पी। व्हाई ही इज़ हैप्पी? बिकॉज विथ ऑल हिज हैंड्स ही इज़ होल्डिंग ये सारे हीमोग्लोबिन के जो चारों हाथ है, इन चारों हाथों में हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन अटैच है Fe आयन के साथ में, और इसके वजह से हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एट प्रेजेंट बहुत ही खुश है। लेकिन जैसे ही CO2 आरबीसी के अंदर आया, इसने रिएक्शन की वाटर के साथ, कंपाउंड बना कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल था, एक बाइकार्बोनेट आयन बना और एक H पॉजिटिव आयन बना। सो जितने ज़्यादा CO2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनेंगे। ये सारे H पॉजिटिव आयंस आर वेरी नॉटी आयंस, ओके, वो बहुत बदमाश है। ये H पॉजिटिव आयंस जाके क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन की साइड चेन है हीमोग्लोबिन की, दिस प्रोटीन साइड चेन्स आर हैविंग द निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड, वो निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड से जाके चिटक जाते हैं। क्लियर? नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से जाके चिटकने के वजह से H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस प्रकार से Hb जो है वो ब्लड में बफर का काम करता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव आयंस आके इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के आर्म्स के ऊपर स्टिक हो जाएंगे तो नेचुरली H पॉजिटिव आयन के वजह से हीमोग्लोबिन के आर्म्स के ऊपर वेट बढ़ना शुरू होगा। इमेजिन कि मैं हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हूँ और मेरे दोनों हाथों में यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स है, तो ऑक्सीजन एटम मैं तब तक होल्ड कर सकता हूँ जब तक मेरे हाथ खाली है। लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव आयंस आएंगे और मेरे आर्म्स के ऊपर बैठना चालू करेंगे तो नेचुरली मेरे आर्म्स भारी हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि इतने H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे कि मुझे ऑक्सीजन को छोड़ देना पड़ेगा। सो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस आके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होंगे उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एसिडिटी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एसिडिटी बढ़ेगी उतने ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को छोड़ने पड़ेंगे, यानी जितने ज़्यादा CO2 उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन से बाइंड होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल छोड़ देगा। सो ये हाथ भारी होने के कारण इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। आर यू गेटिंग मी क्लियरली? ओके, सो ये ऑक्सीजन निकल गए। सो इसका मतलब है जितना ज़्यादा CO2 यहाँ पे आरबीसी के अंदर एंटर होगा उतने ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होंगे। दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। क्लियर? एंड the factor which is responsible for Bohr's effect is a CO2 molecule। CO2 molecule के वजह से H पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस के वजह से एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी के कारण pH कम हो रहा है, that is making the hemoglobin molecule more acidic। Acidic nature of hemoglobin molecule will dissociate oxygen। क्लियर? तो ये है बोहर्स इफेक्ट। जैसे जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से निकलेंगे परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कम होता जाएगा। ओके, सो एट प्रेजेंट ड्यू टू लूजिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज नाउ वेरी सैड। जो पहले हैप्पी वाला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था वो अभी सैड हो गया है क्योंकि उसको ऑक्सीजन छोड़ने पड़े। उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए थी लेकिन H पॉजिटिव आयन ने ज़बरदस्ती उससे ऑक्सीजन छुड़वा दिए। H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए? तो वो CO2 के वजह से आए। सो दिस कंप्लीट इफेक्ट शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑन राइट साइड। सर अभी हमारे 3 कंसेप्ट एक्सप्लेन हो गए। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और इंक्रीज H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के वजह से pH डिक्रीज होगा। जैसे जैसे O2 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से छूटते जाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो भी कम होता जाएगा। और हमने पहले कहा था हीमोग्लोबिन एक ऑलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जैसे ही अटैच होता है तो नेक्स्ट आने वाले ऑक्सीजन को
स्टिक होने के लिए सहूलियत मिलती है। तो जैसे जैसे O2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस रिवर्स होंगे और ऑक्सीजन को अटैच होने में दिक्कत आएगी। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी जब कम हो जाएगा तो भी कर्व राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होंगी। अब एक पॉइंट बचता है कि इंक्रीज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? सो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन टिश्यू को या सेल को डिलीवर हुआ था वो ऑक्सीजन सेल्स ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए यूज किया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया ने जो एनर्जी बनाई, ये एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई उसमें की 60% एनर्जी ये बनाई इन द फॉर्म ऑफ हीट और 40% एनर्जी ये बनाई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसके वजह से यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड दिस इंक्रीज टेम्परेचर विल ऑल्सो हेल्प इन शिफ्टिंग द कर्व टुवर्ड्स राइट साइड। Now you are clear for all the 5 points of oxygen dissociation curves which are responsible for shifting the curve on the right side। ये पांचों पॉइंट जो है, इन पांचों चीजों के वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? नाउ जैसे जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन बढ़ते जाएगा ऑक्सीजन की डिलीवरी भी बढ़ते जाएगी। हमने कहा था कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर टिश्यू को सिर्फ 5 ml पर डेसीलीटर ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइजिंग कंडीशन के अंदर जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से ज़्यादा हीट बनेगी, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से ज़्यादा CO2 बनेगा और सारा इफेक्ट जो है ये हांस्टन हो जाएगा और कर्व और राइट की तरफ शिफ्ट होगी। कर्व और राइट की तरफ शिफ्ट हुई उसका मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन रिलीज होंगे, दैट डिक्रीज द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसीलिए एक्सरसाइजिंग कंडीशन में जब भी ये फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, इनकी सारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तब एक्सरसाइजिंग कंडीशन में द टिश्यू विल रिसीव 15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेसीलीटर। सो एक्सरसाइजिंग कंडीशन में टिश्यू को 15 ml पर डेसीलीटर इतना O2 अवेलेबल हो जाएगा ड्यू टू इनहांस बोहर्स इफेक्ट। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो दिस इज एवरीथिंग रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ बोहर्स इफेक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। थैंक यू।